Esa proclama es patria o muerte। आपने कभी ये वीडियो देखा ही होगा जिसमें ये व्यक्ति कह रहा है पात्रिया वो मुएर्ते, जिसका अर्थ होता है मातृभूमि में मृत्यु। इनका नाम है अर्नेस्टो चे गुवेरा, जिनके जीवन के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक अस्थमा यानी दमे का मरीज जो एक सैनिक की तरह लड़ाइयाँ लड़ता है और सेना का नेतृत्व भी करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनके जीवन में क्रांति करने की आग लगी और कैसे इन्होंने अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाया। तो चे का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका के ठीक यहाँ पर स्थित है। अस्थमा उन्हें 2 साल की उम्र से ही ठंडे पानी से नहाने की वजह से हुआ था। उसके बाद उनके पिता ने जंगलों में एक चाय की खेती करने के लिए खेत लिया, जिसकी मिट्टी बहुत आर्द्र थी यानी नम थी और वातावरण बहुत गर्म, जिस वजह से यहाँ पर कीड़े बहुत ज़्यादा थे और ये वातावरण एक दमे के मरीज के लिए पॉइजन की तरह था, जिस वजह से इन्हें यहाँ पर बहुत भयानक अटैक आते थे, जिससे इन्हें सांस लेने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। उनके पिता को हर शाम सिगरेट की जलती हुई नोक से बेटे अर्नेस्टो की त्वचा से कीड़ों को निकालना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों ने उन्हें बचपन से ही बहुत कठोर बना दिया था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ब्यूनस आयर्स में डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया। जब वो 23 साल के थे तब उनका कॉलेज का अंतिम वर्ष चल रहा था। उनका वहाँ पर एक दोस्त था जिसका नाम था अल्बर्टो ग्रेनेडो। उसके 30वें जन्मदिन पर उन्होंने एक लंबी यात्रा की प्लानिंग बनाई। एक खटारा बाइक पर उन्होंने अर्जेंटीना से वेनेजुएला तक की यात्रा की प्लानिंग बनाई। अब ये यात्रा फुल एंजॉय के लिए थी। मस्त अलग अलग शराब होगी, लड़कियाँ होगी। अब वो ये यंग लड़के क्या ही सोचेंगे, लेकिन उन्हें कहा पता था कि ये यात्रा उनका पूरा जीवन बदल देगी। फिर वो यात्रा पर निकले, आगे बढ़ते गए और सबसे मज़ेदार बात, वो आराम करने के लिए किसी होटल पर नहीं रुकते थे, बल्कि जहाँ पर गए वही के लोगों से कहते थे हम डॉक्टर से, और यात्रा पर निकले और रास्ते में मरीजों का इलाज करते हुए जा रहे। अब उनके दोस्त अल्बर्टो तो डॉक्टर थे, लेकिन ये अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है। फिर भी दोनों बता रहे कि हम डॉक्टर से, और बता रहे लोगों को इलाज कर रहे, ये तो घूमने आए। इस वजह से इन्हें फ्री में खाना और सोने के लिए जगह मिल जाती थी, और ऐसा इन्होंने अपनी पूरी यात्रा खत्म होने तक किया। अब यात्रा का पहला पड़ाव आता है मिरामार शहर। यहाँ पर ये जाने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अर्नेस्टो की गर्लफ्रेंड चिचिना थी, इस वजह से यहाँ पर गए। इनकी यहाँ पर सिर्फ 1 दिन रहने की प्लानिंग थी, लेकिन ये लड़की के चक्कर में 8 दिन रहे। जब ये यहाँ से निकले तो चिचिना ने अर्नेस्टो को $15 दिए अमेरिका से स्विम सूट लाने के लिए, और एक छोटा कप्ता गिफ्ट में दिया जिसका नाम अर्नेस्टो ने कम बैक रखा। उसके बाद वो वहाँ से निकले और अर्जेंटीना छोड़ चिली देश में पहुँचे। वहाँ पर रास्ते में उनकी बाइक बिगड़ गई। अब वो उसे मैकेनिक के पास लेके गए। अब मैकेनिक को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। फिर उन्होंने वही कहानी सुनाई, हम डॉक्टर से और लोगों की मदद कर रहे हैं। तब तक उनका एक पेपर में फ़ोटो भी छप चुका था। उन्होंने उस फोटो को दिखाया। फिर उसे देखने के बाद मैकेनिक उनकी बाइक को सुधारने के लिए मान गया। वो शाम को वही रुके और रात में वहाँ पर पार्टी थी। अर्नेस्टो ने वहाँ पर थोड़ी शराब पी ली और उसके बाद वो उसी महिला को देखने लगा जो मैकेनिक की पत्नी थी। बात आगे बढ़ने वाली भी थी। तब तक वहाँ के लोगों को और उसके पति को उन पर शक हो गया और उन दोनों को ऐसा दौड़ा है कि उन्हें तुरंत वो शहर छोड़ना पड़ा। अब मैं एक क्रांतिकारी के बारे में बात कर रहा हूँ और उनके बारे में मैं आपको ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ। तो अर्नेस्टो चे गुवेरा कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं हुए थे। वो पहले हमारी तरह थे, एक युवा जो लापरवाह की तरह कोई भी कांड करके आ रहे थे। वहाँ की परिस्थितियों ने उन्हें क्रांतिकारी बनाया। तो अब वो यात्रा में आगे बढ़े। अब वो यात्रा के दौरान उनकी बाइक को गिराते हुए तो आ ही रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसे थोड़ा ज़ोर से ही गिरा दिया। जब वो उसे रिपेयर करने के लिए गए तो मैकेनिक ने सीधे सीधे कह दिया कि ये बाइक अब रिपेयर नहीं होगी। अब उन्हें आगे की यात्रा बिना बाइक की ही करनी पड़ी, और यही से अर्नेस्टो की जीवन की यात्रा शुरू हुई। क्योंकि वो जब तक बाइक पर थे तब तक समाज से कटे हुए थे। अब उन्हें लोगों से लिफ्ट मांगनी पड़ती थी, मजदूरों के साथ बैठना पड़ता था और गरीबों के साथ रहना पड़ता था। इसने उन्हें गरीबी और शोषण के संपर्क में लाया। चिली के आटाकामा रेगिस्तान में स्थित चुक्विकामाटा खदान की यात्रा उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रही। ये खदान अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में थी। यहाँ पर इन्होंने देखा कि कैसे ये कंपनियाँ वहाँ के लोगों का शोषण कर रही है और उनकी संपत्ति को निकाल कर अपने यहाँ ले जा रहे हैं। अब वो वहाँ से आगे बढ़े। अब उन्हें रास्ते में एक महिला और पुरुष की शादीशुदा जोड़ी मिली जो काम के लिए भटक रहे थे, जिससे उन्हें काम मिले और उनका पेट भरे। उन्होंने एक रात साथ में ही बिताई। अर्नेस्टो ने अपनी डायरी में लिखा कि मोमबत्ती की रोशनी में उन लोगों के चेहरे पर जो रहस्यमयी और दुखद हवा थी वो दुनिया की सभी सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
उन्होंने महसूस किया कि उन लोगों का साम्यवाद कोई किताब से आया हुआ सिद्धांत नहीं था, बल्कि उनकी एक भूख के खिलाफ लड़ाई थी। एक वर्ग बाहर से आके इनकी संपत्ति इन्हीं के द्वारा निकाल रहा है और अपने यहाँ ले जा रहा है, जिसे देखकर अर्नेस्टो बहुत दुखी थे। उसके बाद उन्हें एक पत्र मिलता है जो चिचिना ने भेजा था, जिसे देखकर वो खुश होते हैं। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें चिचिना लिखती है, अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, यानी ब्रेकअप। जिसे देखकर अर्नेस्टो का दिल पूरी तरह टूट जाता है, ऐसे टूट कर बिखर जाता है। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके दिए हुए $15 निकालता है और दोस्त अल्बर्टो से कहता है, भाई शराब ला। फिर उसके बाद वो उस कुत्ते का नाम कमबैक से बदलकर फॉरगेट रख देता है। लेकिन इस ब्रेकअप के बाद उनका पूरा ध्यान अपनी यात्रा और दक्षिण अमेरिका के लोगों पर रहता है। उसके बाद वो पेरू देश पहुंचते। वहाँ पर वो सैन पाब्लो लेपर कॉलोनी जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में स्थित है वहाँ पर जाते। वहाँ पर डॉक्टर्स थे जो कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज करते थे। जब ये उन लोगों का इलाज करने गए तो वहाँ पर सख्त नियम था कि कोई भी मरीजों को बिना ग्लव्स के नहीं छुएगा। लेकिन इन्हें पता था कि कुष्ठ रोग हाथ लगाने से फैलता नहीं। इस वजह से इन्होंने मरीजों का इलाज करते समय ग्लव्स नहीं पहने। इससे वहाँ के डॉक्टर्स और इनके बीच बहुत अनबन हुई, लेकिन ये नहीं माने। उस समय अर्नेस्टो 24 साल के हो चुके थे और उस रात उनके बर्थडे की पार्टी थी। जब पार्टी खत्म हुई तो वो वहाँ से बाहर आए और अमेज़न नदी के उस तरफ देखने लगे जहाँ पर मरीज रहते थे। वो वहाँ से आगे बढ़े और तैरकर अमेज़न नदी पार की। नदी का बहता पानी और एक अस्थमा के मरीज के लिए ये काम बहुत मुश्किल है, फिर भी उन्होंने ये किया, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि वो हमेशा गरीबों और बहिष्कृत लोगों के साथ खड़े हो गए। वहाँ पर उन्होंने उन सभी लोगों से कहा कि हम सभी एक ही प्रजाति के लोग हैं, हमारी संस्कृति एक ही है, हम सभी एक ही है और लैटिन अमेरिका को ऐसे टुकड़ों में बांटना गलत है। हम सबको एक होना होगा और विदेशी ताकतों का सामना करना होगा। जिससे लोग बहुत मोटिवेट हुए। जब वो यहाँ से निकले तो वहाँ के लोगों ने उन्हें एक नाव भेंट स्वरूप दिए, जिससे वो उनकी आगे की यात्रा नदी के रास्ते से ही करे। उसके बाद वो आगे बढ़े और अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव वेनेजुएला पहुंचे और वहाँ पर उनकी यात्रा समाप्त हुई। उनके दोस्त अल्बर्टो ग्रेनेडो ने वहीं पर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब करने का फैसला किया और अर्नेस्टो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए अर्जेंटीना लौटे। उनकी ये यात्रा कुछ बुद्ध की 4 दृश्यों की कहानी जैसी है, जहाँ पर बुद्ध को एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक शव और सन्यासी दिखा, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। ठीक इसी तरह इस यात्रा ने अर्नेस्टो का भी हृदय परिवर्तन करा दिया और उन्होंने भी अपने घर का त्याग किया और वो फिर एक यात्रा पर निकले। लेकिन ये यात्रा कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी। इसका उद्देश्य था क्रांति। वो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ग्वाटेमाला देश में पहुंचे। वहाँ पर 1954 में राष्ट्रपति जैकोब अरबेज ने भूमि सुधार अधिनियम लाया था, जिससे अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रंट को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद अमेरिका की CIA ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एक साजिश रची और वहाँ पर सैन्य तख्तापलट करवा दिया। तख्तापलट के समय अर्नेस्टो ने हथियारों के साथ अरबेज सरकार का साथ दिया और उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो अंत में असफल रहे। लेकिन इस घटना ने उनके अंदर जो अमेरिका के लिए नफरत थी उसे और बढ़ा दिया। उसके बाद वो ग्वाटेमाला से भागे और मैक्सिको पहुंचे और 1955 में उनकी मुलाकात फिदेल कास्ट्रो से हुई और कहा जाता है कि पहली मुलाकात में उनके बीच घंटों बात हुई। फिदेल कास्ट्रो क्यूबा को तानाशाही शासक बतिस्ता से आज़ाद कराना चाहते थे और चे गुवेरा पूरी दक्षिण अमेरिका में क्रांति लाना चाहते थे। फिदेल ने उनके अंदर को जुनून को पहचाना और उनके विचारधारा से प्रभावित हुए। चे गुवेरा ने भी फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व को स्वीकारा। 1956 में मैक्सिको से एक बोट निकली जो 12 लोगों के लिए बनी थी, जिस पर 82 क्रांतिकारी सवार थे और उनके साथ हथियार भी थे। वो बोट मैक्सिको से क्यूबा पहुंची और जहाँ पर पहुंची वो एक दलदली क्षेत्र था, जिस वजह से उन क्रांतिकारियों को अपने आधे हथियार वही छोड़ देने पड़े। और उन 82 में से एक थे चे गुवेरा, जो डॉक्टर के तौर पर उनके साथ गए थे। उनके पहुंचने के 4-5 दिन बाद किसी ने उनकी जानकारी बतिस्ता की सेना को दे दी और उस सेना ने अचानक इन क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया और 60 से 65 क्रांतिकारी मारे गए और सिर्फ 15-20 क्रांतिकारी बचे, जिनमें प्रमुख थे फिदेल कास्ट्रो, चे गुवेरा, फिदेल के भाई राउल कास्ट्रो और कैमिलो सिएनफिगोस। जब लोग मर रहे थे तो भागते समय चे के सामने 2 बैग पड़े हुए थे, एक गोलियों का और एक दवाइयों का। उन्होंने गोलियों का बैग चुना और यही से उन्होंने अपना डॉक्टर का जीवन त्याग कर एक सैनिक का जीवन चुन लिया। वहाँ से वो पहाड़ों में भाग गए और वहाँ से वो गोरिल्ला युद्ध नीति के सिद्धांत के तहत युद्ध लड़ने लगे। इसमें क्या होता है कि एक सेना की छोटी सी टुकड़ी चुप के बैठी होती है
और दुश्मन पर अचानक से हमला कर देती है, जिस वजह से बहुत कम सैनिक दुश्मन की एक बड़ी टुकड़ी पर भारी पड़ जाती है। वो वहाँ के किसानों और मजदूरों की मदद लेने लगे। इसमें सबसे आगे रहे चे गुएरा, क्योंकि जब वो बात करते थे ये सबसे अलग नज़र आते थे। वो उन लोगों का नेतृत्व भी कर रहे थे और उनका इलाज भी, और रास्ते में जो भी किसान मजदूर उन्हें बीमार मिलता था उनका भी वो इलाज कर देते थे, जिस वजह से लोग इनसे प्रभावित हुए और इनसे जुड़ते गए। और ये संघर्ष 1959 के अंत तक चला और सभी लोगों ने एकजुट होकर बतिस्ता की सरकार को उखाड़ फेंका। फिर फिदेल कास्त्रो सत्ता में आए और उसके बाद चे गुएरा को क्यूबा का उद्योग मंत्री और राष्ट्रीय बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। जब राष्ट्रीय बैंक का अध्यक्ष चुनने के लिए मीटिंग हो रही थी तो फिदेल कास्त्रो ने उसमें पूछा था कि क्या यहाँ पर कोई इकोनॉमिस्ट है, तो चे ने इकोनॉमिस्ट की जगह कम्युनिस्ट सुन लिया और उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और ऐसे वो राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष बन गए। क्रांति के तुरंत बाद उन्होंने वहाँ के बड़े अमीरों और ज़्यादातर अमेरिकी शुगर कंपनियों से ज़मीनें छीनकर वही काम करने वाले मजदूरों में बांट दी। उन्होंने एक नए मानव का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवाद कोई आर्थिक नीति बदलने से नहीं आएगा, बल्कि हमें हमारे अंदर के स्वार्थ को मिटाना होगा और हमें काम पैसों के लिए नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर हमारे देश और हमारे समाज के लिए काम करना होगा। इसीलिए वो खुद हर संडे काम पर जाते थे। कहीं पर वो ईंटें उठा रहे, कहीं पर किसी खेत में गन्ना काट रहे, और लोग इन्हें देखने लगे और लोग सरकार की मदद करने लगे और यही से क्यूबा का विकास आगे बढ़ा। उन्होंने देश में साक्षरता अभियान चलाया और क्यूबा में साक्षरता रेट 60% से बढ़कर 96% हो गई, जो उस समय दुनिया में सबसे बेहतर थी। उन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान हेल्थ केयर सेक्टर में दिया, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे, जिस वजह से उन्होंने लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को गांव-गांव भेजा और पूरे देश में इलाज को फ्री में कर दिया, जो आज भी क्यूबा की एक खासियत है। चे एक कट्टर कम्युनिस्ट थे, फिर भी वो एक कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ का आलोचक बनते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोवियत संघ भी अमेरिका की तरह अपना ही फायदा देख रहा है, उसे अन्य कम्युनिस्ट देशों की मदद करनी चाहिए। 1965 में उन्होंने अल्जीरिया में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद उन्हें लगा कि उनका काम कुर्सी पर बैठकर काम करने का नहीं है, बल्कि अन्य पीड़ित देशों में क्रांति लाने का है। और वहाँ से उन्होंने फिदेल कास्त्रो को एक पत्र लिखा और अपने सभी पदों को त्याग कर 1965 में क्यूबा को छोड़ दिया। वहाँ से वो कांगो पहुँचे। उन्होंने सोचा कि वो वहाँ के विद्रोही लोगों को गुरिल्ला युद्ध नीति सिखाकर वहाँ पर क्रांति लाएगी, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े अनडिसिप्लिन है, आपस में झगड़ते रहते और झाड़ फूक पर ज़्यादा भरोसा करते। वो अपने साथ क्यूबा से 100 सैनिक लेके गए थे और वहाँ पर हुए मुठभेड़ में उनमें से ज़्यादातर सैनिक मारे गए और 7 महीने के भीषण संघर्ष के बाद उन्होंने कांगो को छोड़ दिया और अपनी कांगो की डायरी के शुरुआत में ही लिखा, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ फेलियर। इनकी असफलता के पीछे एक और कारण था, इनकी भाषा। जब चे कुछ बोलते थे तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था, जब वो लोग कुछ बोलते थे तो चे को कुछ समझ में नहीं आता था, जिस वजह से चे उनका अच्छा नेतृत्व तो नहीं कर पाए। उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच स्थित देश बोलीविया पहुँचे। उन्होंने सोचा कि वो वहाँ से पूरे लैटिन अमेरिका में क्रांति फैला सकते हैं, लेकिन वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि वो वहाँ के किसानों और मजदूरों को अपने साथ में ले गए और एक बड़ी सेना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया। अब आप सोचो कि उन्होंने चे गुएरा का साथ नहीं दिया, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो खुद चे गुएरा है, बल्कि वो अपनी पहचान छुपा के चल रहे थे। बोलीविया के घने जंगलों में और पहाड़ों में उनका दमा बहुत बड़ा, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई और 8 अक्टूबर 1967 में यूरो रेविन की लड़ाई में उन्हें घेर लिया गया और घायल अवस्था में पकड़ लिया गया और वहाँ के पास के गांव में एक स्कूल में रखा गया और 9 अक्टूबर 1967 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। और कहा जाता है कि जो सैनिक उन्हें मारने के लिए आया था वो उन्हें मारने से डर रहा था। तब उनके आखिरी शब्द थे, गोली मारो कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो। मतलब उनके कहने का अर्थ है कि तुम मुझे मार दोगे लेकिन मेरे विचारों को कभी मार नहीं सकते। मौत के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया पहचान के लिए कि ये चे गुएरा का ही शरीर है और उन्हें एक सीक्रेट जगह पर दफनाया गया और 30 साल बाद पता चला कि उनका शरीर कहाँ दफनाया गया। उसके बाद उन्हें सम्मानपूर्वक क्यूबा लाया गया, लेकिन उनके शब्द सही ठहरे, उनके विचार आज भी जिंदा है। चे गुएरा एक डॉक्टर थे, उसके साथ वो एक अस्थमा के मरीज भी। चाहे तो वो अर्जेंटीना में एक डॉक्टर की नौकरी करके आराम से अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलों में घूमना चुना सिर्फ इसलिए कि किसान और मजदूरों पर कोई पूंजीपति अत्याचार न करे। उनका साम्यवाद कोई ये नहीं था कि अडानी और अंबानी के पैसे सभी लोगों में बांट दो, बल्कि उस समय परिस्थितियाँ अलग थी। आप सोचिए कि हमारे देश में बाहर से कोई कंपनी आती है, वो हमारे यहाँ से ही पैसा कमाती है और हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही है और हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही क्योंकि वो उनका चमचा है। तो उन लोगों के खिलाफ उनका ये मोर्चा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।